अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उस वक्त बालियान उस सलेबी लड़की के साथ जिसका नाम मूबी था, साहिल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से हटकर दूर जा चुका था। इन इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मालूम नहीं था कि सूडानी फौज और उसके कमांडरों को सलाहुद्दीन अयूबी ने माफी दे दी है। एक तो वो सुल्तान के अताब से भाग रहा था और दूसरी ये कि वो मूबी जैसी हसीन लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। वो समझता था कि दुनिया की हसीन लड़कियां सिर्फ मिस्र और सूडान में ही हैं, मगर इटली की इस लड़की के हुस्न और दिलकशी ने इसे अंधा कर दिया था। उसकी खातिर वो अपना रुतबा, अपना मजहब और अपना मुल्क ही छोड़ रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि मूबी उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो खत्म हो चुका था, वो मकसद तबाह हो गया था। ताहम मूबी अपना काम कर चुकी थी। उसके लिए उसने अपने जिस्म और अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी। वो अभी तक अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी की अय्याशी का जरिया बनी हुई थी। बालियान इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मूबी उसे बुरी तरह चाहती है, मगर मूबी उससे नफरत करती थी। वो चूंकि मजबूर थी, इसलिए अकेली भाग नहीं सकती थी। वो इस मकसद के लिए बालियान को साथ लिए हुए थी कि इसे अपनी हिफाजत की जरूरत थी। उसे बहरे रूम पार करना था या राबिन तक पहुंचना था। उसे मालूम नहीं था कि राबिन और उसके साथी जो ताजिरों के भेष में थे, पकड़े जा चुके हैं। इस मजबूरी के तहत वो बालियान के हाथ में खिलौना बनी हुई थी। वो कई बार इसे कह चुकी थी कि तेज चलो और पड़ाव कम करो, वरना पकड़े जाएंगे, लेकिन बालियान जहां अच्छी सायादार जगह देखता रुक जाता। उसने शराब का जखीरा अपने साथ रख लिया था। एक रात मूवी ने एक तरकीब सोची। उसने बालियान को इतनी ज्यादा पिला दी कि वो बेसुध हो गया। उसके साथ जो 7 मुहाफिज थे वो कुछ परेश हो गए थे। मूवी ने देखा कि उनमें एक ऐसा है जो जवान है और सब पर छाया रहता है। बालियान ज्यादातर इसी के साथ हर बात किया करता था। मूवी ने इसे जगाया और थोड़ी दूर ले गई। इसे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और यहाँ क्यों आई थी। मैं तुम लोगों के लिए मदद लाई थी ताकि तुम सलाहुद्दीन अयूबी जैसे गैर मुल्कियों से आजाद हो सको, मगर तुम्हारा ये कमांडर बालियान इस कदर अय्याश आदमी है कि उसने शराब पीकर बदमस्त होकर मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि वो अक्लमंदी से बगावत का मंसूबा बनाता और फतह हासिल करता, उसने मुझे अपनी हरम की लौंडी बना लिया और अंधाधुंध फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके ऐसी लापरवाही से हमला करवाया कि एक ही रात में तुम्हारी इतनी बड़ी फौज खत्म हो गई। तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदार ये शख्स है। अब ये मेरे साथ सिर्फ अय्याशी के लिए जा रहा है और मुझे कहता है कि मैं इसे समंदर पार ले जाऊं, इसे अपनी फौज में रुतबा दिलाऊं और उसके साथ शादी कर लूं, मगर मुझे इस शख्स से नफरत है। मैंने फैसला किया है कि अगर मुझे शादी ही करनी है और अपने मुल्क में जाकर इसे फौज में रुतबा दिलाना है, तो मुझे ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे दिल को अच्छा लगे। वो आदमी तुम हो। तुम जवान हो, दलीर हो, अक्लमंद हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें चाह रही हूँ। मुझे इस बूढ़े से बचाओ, मैं तुम्हारी हूँ। समंदर पार चलो। फौज का रुतबा और मालो दौलत तुम्हारे कदमों में होगा, मगर इस आदमी को यहीं खत्म कर दो। वो सोया हुआ है, इसे कत्ल कर दो और आओ निकल चले। उसने मुहाफिज के गले में बाहें डाल दी। मुहाफिज उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। उसने दीवाना वार लड़की को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मूवी इस जादूगरी की माहिर थी। वो जरा परे हट गई। मुहाफिज उसकी तरफ बढ़ा तो अकब से एक बर्छी उसकी पीठ में उतर गई। उसके मुंह से हाय निकली और वो पहलों के बल लुढ़क गया। बर्छी उसकी पीठ से निकली और इसे आवाज सुनाई दी, नमक हराम को जिंदा रहने का हक नहीं। लड़की की चीख निकल गई। वो उठी और इतना ही कहने पाई थी कि तुमने इसे कत्ल कर दिया कि पीछे से एक हाथ ने उसके बाजू को जकड़ लिया और झटका देकर अपने साथ ले गया। इसे बालियान के पास फेंक कर कहा, हम इस शख्स के पाले हुए दोस्त हैं। हमारी जिंदगी इसी के साथ है। तुम हम में से किसी को इसके खिलाफ गुमराह नहीं कर सकती। जो गुमराह हुआ उसने सजा पाली है। बालियान शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। तुम लोगों ने यह भी सोचा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मोबी ने पूछा। समंदर में डूबने, एक ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक बालियान जाएगा हम वहीं तक जाएंगे। और दोनों जाकर लेट गए। दूसरे दिन बालियान जागा तो इसे रात का वाकया बताया गया। मूबी ने कहा कि वो मुझे जान की धमकी देकर अपने साथ ले गया था। बालियान ने अपने मुहाफिजों को शाबाश दी, मगर उनकी ये बात सुनी अनसुनी कर दी कि ये लड़की इसे गुमराह करके ले गई थी और उन्होंने उसकी बातें सुनी थी। वो मूवी के हुस्न और शराब में मदहोश होकर सब कुछ भूल गया। मूवी ने इसे एक बार फिर कहा कि तेज चलना चाहिए, मगर बालियान ने परवाह न की। वो अपने आप में नहीं था। मूवी अब आजाद नहीं हो सकती थी। उसने देख लिया था कि
یہ لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا تعاقب نہ کیا۔ بغاوت کے بعد کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا۔ ساحل کے کیمپ سے رابن، اس کے 4 ساتھیوں اور 6 لڑکیوں کو 15 محافظوں کی گارڈ میں قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ قاصد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قیدی اونٹوں پر تھے اور گارڈ گھوڑوں پر۔ وہ معمول کی رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے۔ وہ بے خوف و خطر جا رہے تھے۔ وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ قیدی نہتے تھے اور ان میں 6 لڑکیاں تھیں۔ کسی کے بھاگنے کا ڈر بھی نہیں تھا، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ یہ قیدی تربیت یافتہ جاسوس ہیں، بلکہ یہ لڑاکے جاسوس تھے۔ ان میں جو تاجروں کے بھیس میں پکڑے گئے تھے وہ چنے ہوئے تیر انداز اور تیزن تھے، اور لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھیں جنہیں وہ کمزور عورت ذات سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جاذبیت، جوانی اور ان کی بے حیائی ایسے ہتھیار تھے جو اچھے جابر حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے۔ محافظوں کا کمانڈر مصری تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان 6 میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اور وہ جب اسے دیکھتا ہے تو لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ اس مصری کو موم کر رہی تھی۔ شام کے وقت انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا تو سب کو کھانا دیا گیا۔ اس لڑکی نے کھانا نہ کھایا۔ کمانڈر کو بتایا گیا تو اس نے لڑکی کے ساتھ بات کی۔ لڑکی اس کی زبان بولتی اور سمجھتی تھی۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو کمانڈر اٹھا۔ اس نے لڑکی کو جگایا اور الگ لے گیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے۔ اسے فوجیوں نے ایک گھر سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ رکھا، پھر اسے جہاز میں اپنے ساتھ لائے جہاں وہ ایک افسر کی داشتہ بنی رہی۔ دوسری طرف لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ ان کی ملاقات جہاز میں ہوئی تھی۔ انہیں بھی اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ اچانک جہازوں پر آگ برسنے لگی اور جہاز جلنے لگا۔ ان لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ کشتی انہیں اس ساحل پر لے آئی جہاں انہیں جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو تاجروں کے بھیس میں جاسوسوں نے ان لڑکیوں کے متعلق صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ مصری گارڈ کے کمانڈر کو معلوم نہیں تھا، وہ یہ کہانی پہلی بار سن رہا تھا۔ اسے تو حکم ملا تھا کہ یہ خطرناک جاسوس ہیں، انہیں قاہرہ لے جا کر سلطان کے ایک خفیہ محکمے کے حوالے کرنا ہے۔ اس حکم کے پیش نظر وہ ان لڑکیوں کی یا اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی مجبوری بتا دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کی ترکش میں ابھی بہت سے تیر باقی ہیں۔ لڑکی نے کہا، میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتی، تم اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہیں روک دوں گی، کیونکہ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں اپنی خاطر تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میرا کوئی غمخوار نہیں، میں ان لڑکیوں کو بالکل نہیں جانتی اور ان آدمیوں کو بھی نہیں جانتی۔ تم مجھے رحم دل بھی لگتے ہو اور میرے دل کو بھی اچھے لگتے ہو، اس لیے تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر کون سا مرد اپنے آپ میں رہ سکتا ہے؟ یہ لڑکی مجبور بھی تھی، رات کی تنہائی بھی تھی۔ مصری کی مردانگی پگھلنے لگی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دیں۔ لڑکی نے ایک اور تیر چلایا اور صلاح الدین ایوبی کے کردار پر زہر اگلنے لگی۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے گورنر صلاح الدین ایوبی کو اپنی مظلومیت کی یہ کہانی سنائی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے حال پر رحم کرے گا، مگر اس نے مجھے اپنے خیمے میں رکھ لیا اور شراب پی کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ اس وحشی نے میرا جسم توڑ دیا ہے۔ شراب پی کر وہ اتنا وحشی بن جاتا ہے کہ اس میں انسانیت رہتی ہی نہیں۔ مصری کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بدک کر کہا، ہمیں کہا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مومن ہے، فرشتہ ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے اب اسی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا کہ میں کہاں ہوں گی۔ وہ مجھے قید خانے میں نہیں ڈالے گا، اپنے حرم میں رکھ لے گا۔ مجھے اس آدمی سے ڈر آتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتوں سے لڑکی نے اس مصری کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی، اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا۔ مصری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی ان لڑکیوں کا ہتھیار ہے۔ لڑکی نے آپے میں اسے کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا، میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا۔
तुम तिजारत कर सकते हो। मिस्री को ये याद रह गया था कि वो मुसलमान है। उसने कहा कि वो अपना मजहब तर्क नहीं कर सकता। लड़की ने जरा सोचकर कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना मजहब छोड़ दूंगी। उसके बाद वो फरार और शादी का प्रोग्राम बनाने लगी। लड़की ने इसे कहा, मैं तुम पर जोर नहीं देती, अच्छी तरह सोच लो। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत पैदा हो गई है, इतनी तुम्हारे दिल में पैदा हुई है या नहीं। अगर तुम मुझे कबूल करने पर आमादा हो तो सोच लो और कोशिश करो कि काहिरा तक हमारा सफर लंबा हो जाए। हम एक बार वहाँ पहुँच गए तो फिर तुम मेरी बू भी नहीं सूंघ सकोगे। लड़की का मकसद सिर्फ इतना सा था कि सफर लंबा हो जाए और 3 दिनों के बजाय 6 दिन रास्ते में ही गुजर जाएं। उसकी वजह ये थी कि राबिन और उसके साथी फरार की तरकीबें सोच रहे थे। वो इस कोशिश में थे कि रात को सोए हुए मुहाफिजों के हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके घोड़े चुराकर भागा जाए। अभी तो पहला ही पड़ाव था। उनकी जरूरत ये थी कि सफर लंबा हो जाए ताकि वो इत्मीनान से सोच सकें और अमल कर सकें। इस मकसद के लिए उन्होंने इस लड़की को इस्तेमाल किया। वो मुहाफिजों के कमांडर को कब्जे में ले। लड़की ने पहली मुलाकात में ही ये मकसद हासिल कर लिया और मिस्री को मुंह मांगी कीमत दे दी। मिस्री कोई ऐसा बड़ा रुतबे वाला आदमी नहीं था, मामूली सा अहदेदार था। उसने कभी ख्वाब में भी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। कहाँ एक जीती जागती लड़की जो उसके तस्वुरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी उसकी लौंडी बन गई थी। वो अपना आप, अपना फर्ज और अपना मजहब ही भूल गया। वो एक लम्हे के लिए भी लड़की से अलग नहीं होना चाहता था। इस पागलपन में उसने सुबह के वक्त पहला हुक्म ये दिया कि जानवर बहुत थके हुए हैं, लिहाजा आज सफर नहीं होगा। मुहाफिजों और शतरबानों को इस हुक्म से बहुत खुशी हुई। वो मुहास की सख्तियों से उकताए हुए थे। उन्हें मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो दिन भर आराम करते रहे, गपशप लगाते रहे और उनका कमांडर इस लड़की के पास बैठा बदमस्त होता रहा। दिन गुजर गया, रात आई और जब सब सो गए तो मिस्री लड़की को साथ लिए दूर चला गया। लड़की ने उसे आसमान पर पहुंचा दिया। सुबह जब ये काफिला चलने लगा तो मिस्री कमांडर ने रास्ता बदल दिया। अपने दस्ते से उसने कहा कि इस तरफ अगले पड़ाव के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। करीब एक गांव भी है जहां मुर्गियां और अंडे मिल जाएंगे। इसका दस्ता इस पर भी खुश हुआ कि कमांडर उन्हें ऐश करा रहा है। अलबत्ता इस दस्ते में 2 अस्करी ऐसे थे जो कमांडर की इन हरकतों से खुश नहीं थे। उन्होंने इसे कहा कि हमारे पास खतरनाक कैदी हैं, ये सब जासूस हैं, उन्हें बहुत जल्द हुकूमत के हवाले कर देना चाहिए। बिला वजह सफर लंबा करना ठीक नहीं। मिस्री ने उन्हें ये कहकर चुप करवा दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जल्दी पहुंचूं या देर से। जवाब तलबी हुई तो मुझसे होगी। दोनों खामोश तो हो गए, लेकिन वो अलग जाकर आपस में खुसुर फुसुर करते रहे।